हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि हिंदी साहित्य के बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी जिससे आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। पर ये क्लास आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर हम बात करते हुए चलेंगे। तो तसल्ली से क्वेश्चंस को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के लेवल का ना हो। ठीक है, तो ये आपके इक्वली सभी एग्ज़ाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी टीजीटी पीजीटी हिंदी हो, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS हो, ईएमआरएस हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एलडी ग्रेड्स हो, या फिर बीपीएससी 6 to 12 हो, जेपीएससी जेएसएससी पीजीटी हो, या फिर एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम ने जितने भी होते हैं आपके हिंदी में, जहाँ पे भी आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है उसके लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको कल जो है लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी और कोशिश करूंगी इसका आंसर मैं आपको टिक करके दे दूं इस प्रकार से। तो ये ठीक रहेगा आपको इसको रिवीजन करने के लिए। तो चलिए हम जो है क्विकली चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले जो है ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, सारे ही आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और धीरे धीरे हम हर एक चीज़ को देखेंगे, भक्ति काल देखेंगे, रीति काल देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, फिर हम मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक हम इसको डेली बेसिस पे लेके चलेंगे। बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो हमने जो है 20 तक कर लिया था, आज हम 21 से देखेंगे। आज हम लगभग इसमें 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे और इस 30 में आपके कितने सही हो रहे हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ बहुत अच्छा आपका रिवीजन होगा। तो चलिए लाइक करके आएंगे, जल्दी से झटपट से जाइए और लाइक करके आइए, और जल्दी से जल्दी अपने सभी साथियों तक पहले आप शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी साहित्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट कीजिए, आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी, सब आपके लिए ही बनाया है। तो जाके विजिट कीजिए, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। पूरा आधुनिक काल की मैं बात करूँ तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको आधुनिक काल से करवाए हैं। सभी युग का आपको कंप्लीट करवाया है, भारतेंदु द्विवेदी युग, उसके बाद आपका छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सभी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से की हुई हैं। तो इसको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अगर चाह लेंगे ना तो आप लगभग 15-20 दिन में आप हिंदी साहित्य का एक अच्छा मतलब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्विकली। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे ये आपको बताना है। सबसे पहले राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह बताएंगे। यहाँ पे आपका राजा सॉरी इनके जो है किसके राजा किस राजा के ये आश्रित कवि थे आपको बताना है। विद्यापति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिव सिंह। ठीक है, शिव सिंह यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमानित थे। तो इस प्रकार से इस संग्रहित रूप से आपका ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रख लेना है इसको, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर विद्यापति की हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले इनका रचना काल, विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना है आपको, क्योंकि पूछा जाता है निम्न में से कौन आदिकाल के कवि हैं कौन नहीं है, तो ये आदिकाल के कवि हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। और एक श्रृंगारी कवि के रूप में ये विकसित हुए हैं। इनकी रचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो रचना इनकी इम्पॉर्टेंट है वो है पदावली। पदावली, और ये किस भाषा में रचित है तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये जो है मैथिली भाषा में रचित है, जिसकी वजह से इनको मैथिली में बहुत ज़्यादा ख्याति मिलती है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दो रचना भी इन्हीं की है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति पताका ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ओहो, एक मिनट रुक जाइए। तो ये सभी बातें तो आप इसके बारे में जान गए। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है, शिव सिंह के दरबारी कवि तो ये थे ही, इनको अन्य नामों से जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। तो सबसे पहले तो मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है, मैथिल
कोकिल, मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद कवि शेखर के नाम से भी इनको जाना जाता है, कवि शेखर। और अभिनव जयदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है, अभिनव जयदेव। ठीक है, अभिनव जयदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। विद्यापति क्या थे? देखिए, इनका धर्म से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये क्या थे? आपके शैव थे, शैव के उपासक थे। तो ये भी आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि इनकी जो रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, वो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है और पदावली आपका मैथिली में लिखी गई है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासों में इनकी चर्चा की गई है, जिसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदायी, है ना। और यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वीराज जो है किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, कामिनी, संयोगिता या फिर चंद्रिका। तो अगर आप इन्हें, एक सीरियल भी आता था पृथ्वीराज के नाम से, उसमें भी आपने देखा होगा, तो आप इसको जान जाएंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जो है इनके प्रति अनुरक्त थे? संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वीराज की वीरता और प्रणय कथा को आधार बना के चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की थी, जबकि पद्मिनी जो है जायसीकृत रचना है, पद्मावत में इनकी नायिका है पद्मिनी या पद्मावती, आप जानते हैं। ठीक है, तो संयोगिता ये आपको पता है, और पृथ्वीराज रासो में ये रचित है। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे, चंद्रवरदायी, और इसी में ये चीज़ें सबकी बताई गई हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? हठ योग का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। कठिन साधना, अड़िग योग साधना, हठ पूर्वक योग, या फिर ह का अर्थ सूर्य है और ठ का अर्थ चंद्र है, दोनों का योग ही यहाँ पे हठ योग के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छे से आप जानते हैं, इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के अंदर ये आता है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और आप जानती हैं कि नाथ साहित्य का जो सब यहाँ पे हो जाएंगे, जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो गोरखनाथ हो जाएंगे। तो यहीं से, यहाँ से और ज़्यादा प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कई रासो ग्रंथ नहीं है? कौन सा है जो रासो ग्रंथ नहीं है? कौन सा, यहाँ बताएंगे आप। कौन सा कवि जो है, यहाँ पे कई हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है आपका, कवि हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कवि यहाँ पे रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक। बताएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। तो कौन सा कवि है जो रासो ग्रंथकार नहीं है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्याधर। ठीक है, विद्याधर यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, ये रासो ग्रंथकार के अंदर नहीं आते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं, भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनिक, ये तीनों आपके जो है रासो ग्रंथकार हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बन सकता है। तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भट्ट केदार जो है, इनकी रचना कौन सी है? भट्ट केदार की रचना जयचंद प्रकाश है, इनकी ये रचना आप ध्यान में रखें, जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, श्रीधर की रचना कौन सी है? तो रनमल छंद की, तथा भट्ट केदार, रनमल छंद इन्होंने लिखा है, रनमल छंद श्रीधर की है। जगनिक की कौन सी है? तो परमाल रासो, आप सभी जानते हैं, परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। और विद्याधर जो हैं, ये आपके रासो ग्रंथकार के अंदर नहीं आते हैं, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये भी पता करना है कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीर गाथा काल नाम से किया है। ठीक है, रासो साहित्य को ही इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? बताएंगे। सिद्ध
यहाँ पे सिद्ध हैं ये कौन, हेमचंद्र। हेमचंद्र क्या है, सिद्ध के अंदर आते हैं आपके। और इनकी रचना है शब्दानुशासन। बताएंगे किस प्रकार का ग्रंथ है, व्याकरण संबंधी है, ज्योतिष संबंधी है, साहित्यिक ग्रंथ है या धार्मिक ग्रंथ है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, बताएंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है और ये जो है आपका किसके अंदर आ जाएगा, व्याकरण संबंधी प्रश्न है। मैं आपको 5 ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। अगले 5 क्वेश्चन के बाद आपको सारे 5 ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ सरप्राइजेस भी मिलेंगे। तो बस आपको क्लास वीडियो में बने रहना है अच्छे से, और सभी तरह से प्रैक्टिस हम करेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम बात करें सिद्ध हेमचंद्र की, तो ये व्याकरण संबंधी रचना इन्होंने की शब्दानुशासन, और हेमचंद्र इनके रचनाकार है। हेमचंद्र की अन्य रचना भी आपकी पूछी जाती है, तो ये हम एक बार देख लेते हैं। काव्यानुशासन इनकी रचना है, काव्यानुशासन, ठीक है, काव्यानुशासन इन्हीं की रचना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शब्दानुशासन तो आपने देख ही लिया, इन्हीं की रचना है, ठीक है। आचार्य हेमचंद्र जो है वो संस्कृत के अंतिम व्याकरण माने जाते हैं और महापंडित हैं। तो इनको जो है क्या कहा जाता है, इनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ इनको कहा जाता है, किनको, हेमचंद्र को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपका पूछा जाता है, तो इतनी बातें आपको इनके अंदर ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए क्रम से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे जो है आपको सरहपा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और लुईपा से संबंधित बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है, अब देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका आपको समय याद रखना है। तो सरहपा आपको पता है कि सबसे पहले आते हैं, तो सरहपा 2 जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सरहपा के बाद आपने पढ़ा होगा पुष्पदंत, सरहपा के बाद क्या होता है, पुष्पदंत होता है, तो नहीं, लुईपा हो जाएगा, उसके बाद पुष्पदंत हो जाएगा। कैसे, तो हम इसका समय देख लेते हैं। सरहपा का समय क्या है, सरहपा का समय है 7वीं से 8वीं सदी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लुईपा की, लुईपा की अगर हम बात करें तो ये 8वीं सदी के समय में माने जाते हैं। इसके बाद पुष्पदंत की बात करें, पुष्पदंत की बात करें तो ये आपके 10वीं सदी के अंदर माने जाते हैं, ठीक है, 10वीं सदी के अंदर माने जाते हैं। और इसके बाद आते हैं आपके अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को अद्दहमान भी कहा जाता है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इस प्रकार से भी लिखा जाता है इनका नाम, ठीक है, इस प्रकार से भी आपका नाम लिखा रहता है इनका। तो 12वीं शताब्दी के अंदर ये आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे आपका जो है 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरहपा, लुईपा, पुष्पदंत, उसके बाद अब्दुल रहमान। तो ये समय आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोरा जोबना लवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कैसे कर दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे विरहा अगिन मोहि डस डस जाए। तो यहाँ पे बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पंक्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर। तो यहाँ पे आपको बताना है। मात्र 3 क्वेश्चन और रह गए, इसके बाद हम जो है 5th ऑप्शन तक के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बीपीएससी पैटर्न पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका अमीर खुसरो का ये पंक्ति है, ध्यान में रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए अमीर खुसरो से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, अमीर खुसरो से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोही डस डस जाए। तो ये जो पंक्ति है ना आपका, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और पूछा जाता है, देसिर बनना सबजन मिठा, तय तेसन जपहों अवहट्ठा। ये जो पंक्ति है ये आपकी विद्यापति की है, बहुत पूछी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, बुझ लेऊँ जो
बुझे पा रहूं, तो ये आपका जायसी का है। ये सब आपका बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति पताका है जो कि आपकी संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। ठीक है, विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि और मैथिल कोकिल कवि शेखर अभिनय जयदेव के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। ये सब बात मैं आपसे कर चुकी हूँ। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली नामक जो इनका ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका में ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इसमें जो है अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। किसका वर्णन किया है? कीर्ति सिंह और शिव सिंह। कीर्ति सिंह और शिव सिंह का वर्णन इन्होंने, वीरता का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है बताएंगे? जालंधर, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ये गोरखनाथ की रचना है। तो सेकंड नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु हैं गोरखनाथ, इन्होंने की है। गोरखनाथ की अन्य रचना को भी एक बार ध्यान में रखेंगे जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो गुरु महिमा इनकी है, गुरु महिमा। इंद्रिय निग्रह, इनका एक और रचना है इंद्रिय निग्रह। ठीक है, इसके बाद इनका एक और रचना है प्राण साधना। प्राण साधना, ये सब से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्राण साधना ये हो गया। इसके बाद एक है वैराग्य। वैराग्य, एक इनका आता है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण। ठीक है, ये सारे आपको जो है इनकी रचना को ध्यान में रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनके बारे में है वो ये है कि पीताम्बर दत्त बर्दवाल, पीताम्बर, ये आप नोट कर लीजिए, पीताम्बर दत्त बर्दवाल इन्होंने गोरखनाथ की रचना को, गोरखनाथ की रचना को गोरखबानी में संकलित किया है। गोरखबानी में संकलित किया है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, संकलित किया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इसको लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है बताएंगे? बहुत पूछा जाता है, तो ये पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निवासा, सुंदरदास की, विद्यापति की, सूरदास की, रसखान की। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होएगा। इसके बाद जो है आपका सभी क्वेश्चन का आपको 5 ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, विद्यापति की ही ये पंक्ति है। आपको पता होना चाहिए कि विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी गांव के निवासी थे। क्या याद रहना चाहिए आपको? विद्यापति दरभंगा जिले के विपसी गांव के निवासी हैं। ठीक है, विपसी गांव के निवासी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम भी ध्यान रखेंगे। इनके गुरु का नाम है हरि मिश्र। क्या है? हरि मिश्र। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हरि मिश्र जो है इनकी गुरु का नाम है और इनकी रचना आपको पता ही है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली।
कीर्तिलता आपका अवहट में है, कीर्ति पताका आपका अवहट में है और पदावली आपका मैथिली में रचित है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है, ठीक है, जातीय कवि कहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है, पूछा जाता है। माधव हम परिणाम निवासा किसकी पंक्ति है? विद्यापति की है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। राहुल सांकृत्यायन ने, प्रबोध चंद्र बागची ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, या फिर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताएंगे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान ओ दोहा का संपादन किया है। देखिए संपादित ग्रंथ आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। हरप्रसाद शास्त्री ने तो किया ही है, साथ ही साथ अगर हम बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो इन्होंने हिंदी काव्य धारा का संपादन किया है। हिंदी काव्य धारा का संपादन इन्होंने किया है, ठीक है, काव्य धारा का संपादन इन्होंने किया है। प्रबोध चंद्र बागची की बात करें तो इन्होंने दोहा कोश का संपादन किया है। दोहा कोश किसकी रचना है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया है। तो ये दोनों ही बात आपको ध्यान में रखनी है, संपादन से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? इस प्रकार से प्रश्न आपका BPSC 3 में पूछा गया था, तो याद रखेंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संध्या, ठीक है। संध्या भाषा कहा है, सिद्ध कवियों ने अपनी भाषा को क्या कहा है? संध्या भाषा कहा है। तो बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवि ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बनता है, तो ध्यान रखेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंतर साधना था, यानी कि अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा में का प्रयोग जो है नाथपंथियों ने भी किया है। इसका अन्य किसने प्रयोग किया है? नाथपंथियों ने भी इसका प्रयोग किया है, ठीक है, नाथपंथियों ने भी इसका प्रयोग किया है। तो ये बात आपको याद रखना है। और कबीर आदि संतों की भाषा इसलिए उलटबासी कहा जाता है। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? उलटबासी कहा जाता है। उलटबासी कहा जाता है। उलटबासी कहा जाता है, क्योंकि ये आपका जो है बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों में जो है सरहपा को, 84 सिद्ध कवि हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 84 सिद्धों में सरहपा को जो है, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है। और सरहपा की ही रचना है दोहा कोश, ठीक है। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देती हूँ। सरहपा जो है, सरहपा, इसको राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है, और इन्हीं की रचना है दोहा कोश। ऑप्शन में अभी तक तो आपने किसी ने भी नहीं लिखा होगा, आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ बार बार कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट किया कीजिए, ठीक है। और देखिए इसके अलावा एक और रचना है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। चर्यापद, चर्यापद, तो ये किसकी रचना है? तो ये भी जो है एक सिद्ध हैं, इनका नाम है सबर प्राकृत चर्यापद सिद्ध, इनकी प्रमुख रचना है चर्यापद और दोहा कोश, ठीक है। सबरपा, ये सबरपा की रचना है, याद रखेंगे। सबरपा भी आपके क्या है? सिद्ध में ही आते हैं, और सरहपा भी आपके सिद्ध में ही आते हैं। सरहपा की रचना है दोहा कोश और सबरपा की रचना है चर्यापद, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। चलिए आला खंड का दूसरा नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कह सकते हैं। आला खंड का दूसरा नाम, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, एक से अधिक, क्या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परमाल रासो हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो परमाल रासो की बात करें, एक मिनट हम इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बीसलदेव रासो का जिक्र हुआ है यहाँ पे, ये किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है, नरपति नाल की रचना है। बाकी के ऑप्शन को भी मैं आपको साथ लेके चल रही हूँ, ताकि एक ही क्वेश्चन में हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। खुमान रासो किसकी रचना है?
खुमान रासो किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे दलपति विजय, दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। और परमाल रासो तो आपको पता ही है, जगनिक की रचना है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसे स्वीकार किया है ये आपको बताना है। सरहपाद को, स्वयंभू को, राजा मुंज को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। गुलेरी जी के अनुसार आपको आंसर करना है यहाँ पे। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? सरहपाद हो जाएगा, स्वयंभू हो जाएगा, राजा मुंज हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन सही है, या एक से एक भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राजा मुंज। गुलेरी जी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और गुलेरी जी जो है, आप जानते हैं कि गुलेरी जी की 3 रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण के रूप में इन्होंने ही स्वीकार किया है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, और इनकी 3 कहानी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीनों का नाम आप ध्यान में रखिए। पहला तो है उसने कहा था, उसने कहा था, इसी में इनको सबसे ज़्यादा ख्याति मिलती है। इसके बाद इनका एक और है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। इसके अलावा इनका एक और है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। तो ये 3 कहानियां लिखकर ही ये प्रसिद्ध हो गए। और सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है उसने कहा था, इसकी प्रकाशन वर्ष भी याद रखिए 1915 में हुई थी और सरस्वती में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है सुमेलित करना है, तो सुमेलित करेंगे यहाँ पे। विजय सेन सूरी जो है, इनकी रचना कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे विजय सेन सूरी की रचना कौन सी हो जाएगी? रेवंत गिरी रास। ठीक है, रेवंत गिरी रास। नलपति नाल की कौन सी है? बीसलदेव रासो। शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? तो याद रखेंगे भरतेश्वर बाहुबली रास। और आसगु की रचना कौन सी है? चंदनबाला रास। ठीक है, चंदनबाला रास। और देखिए योगचर्या भी बहुत पूछा जाता है। तो योगचर्या किसकी रचना है? डोम्भिपा की रचना है, डोम्भिपा की रचना है ये। ठीक है, योगचर्या। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। बाकी एक बार फिर से देख लीजिए। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास। नरपति नाल की रचना है बीसलदेव रासो। शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और आसगु की रचना है चंदनबाला रास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यापति के बारे में हम बहुत अच्छे से बात कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ की, साखी की, रासों की, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। वीर ग्रंथ में आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये आपको याद रखना है कि ये रासो जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वीर ग्रंथ और रासो सोच के आप एक से अधिक ऑप्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन वीर ग्रंथ जो है वो रासो के अंदर ही आ जाता है। तो ऑप्शन आपका एक ही सही है, ऑप्शन नंबर 3 रासो। ठीक है, रासो ग्रंथ की प्रधानता रही आदिकाल में। और इन्हीं रासो ग्रंथ के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है या आदिकाल रखा है। आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने दोहरी नामकरण पद्धति का इन्होंने यूज़ किया है और 2 नाम रखा है इन्होंने। एक नाम है आदिकाल, दूसरा नाम है वीर गाथा काल। तो दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखना है। और इस काल की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो आपको पता ही है, पृथ्वीराज रासो हो गया, सारे रासो आप जानते हैं। पृथ्वीराज रासो हो गया, बीसलदेव रासो हो गया, खुमान रासो हो गया, परमाल रासो हो गया। ये सभी रचना जो है रासो काव्य के अंदर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार
14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आपको बताना है कि 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदू, मुसलमान, सामंत, शहरों, सेना के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस में देखने को मिलता है? तो कीर्ति लता में देखने को मिलता है। ये कीर्ति लता किसकी रचना है? तो कीर्ति लता आपको पता है विद्यापति की रचना है, ठीक है, इसमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे भी ज़रूरत होगा मुझे ज़्यादा बताने की, वहाँ मैं आपको बताते हुए चलूँगी, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे हम स्किप भी कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहले हम चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? बताएंगे। 10, 12, 16, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपको बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16, ठीक है। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है और सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? नहीं बताना है आपको। पुष्पदंत की कौन सी रचना नहीं है? महापुराण, पौमचर्यु, रिठनेमीचर्यु, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए पुष्पदंत की रचना है महापुराण, है ना, लेकिन पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है। तो पयुमचर्यु भी इनकी रचना नहीं है और रिठनेमीचर्यु भी इनकी रचना नहीं है। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखें, पौमचर्यु किसकी रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो ये आपका जो है स्वयंभू की रचना है, ध्यान रखेंगे। रिठनेमीचर्यु भी इन्हीं की रचना है, स्वयंभू भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो स्वयंभू की रचना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो स्वयंभू की रचना को ध्यान से समझिए। स्वयंभू की रचना बहुत पूछी जाती है, स्वयंभू, ठीक है। स्वयंभू की रचना है आपका पौमचर्यु, सबसे ज़्यादा तो यही इम्पॉर्टेंट है, पौमचर्यु। पर यह भी याद रखें कि रिठनेमीचर्यु भी इन्हीं की रचना है, रिठनेमीचर्यु, ठीक है। रिठनेमीचर्यु भी इन्हीं की रचना है और एक स्वयंभू छंद भी इन्हीं की रचना है। स्वयंभू छंद, ठीक है। ये तीनों रचना इन्हीं की है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपको एक बार ध्यान में रखना है कि पुष्पदंत की रचना भी बहुत पूछी जाती है। महापुराण इन्हीं की रचना है। इसके अलावा नय कुमार भी पुष्पदंत की ही रचना है। और जसहर चरियु, ये भी रचना जो है पुष्पदंत की है, ठीक है। तो ये 3 रचना आपको याद रखना है, महापुराण, नय कुमार और जहचर, ठीक है, जसहर चरियु, ये 3 रचना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? बताएंगे। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? कल मैं आपको जो है वो आपको भक्ति काल से आपको करवाऊंगी। बहुत सारे जो आपके पूछे ही जाते हैं वो आपके संप्रदाय से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो मैं आपको संप्रदाय के क्वेश्चंस वो आपको मैं याद कराने की कोशिश करूँगी। इसके बाद मैं आपको अष्टछाप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल पूछा जाता है आपसे काफ़ी ज़्यादा, तो वो सब हम देखेंगे। भक्ति काल को कल बहुत अच्छे से देखेंगे, तो कल भी आपको टाइम पे बने रहना है। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सरहपा जो है वो सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं, तो ध्यान रखेंगे। आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है, ठीक है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि स्वीकार किया है, प्रथम कवि स्वीकार किया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रासो साहित्य से चंद्रवरदाई, जगनीक, नरपति नाल आदि रचनाकार भी संबंधित हैं। और नाथ साहित्य से अगर पूछा जाए, नाथ साहित्य में कौन कौन आते हैं आपके, तो गोरखनाथ आ जाएंगे। गोरखनाथ, देखिए ये पूछा जाता है। गोरखनाथ के अलावा चरपटनाथ,
चरपट नाथ, ये भी पूछा जाता है। और चौरंगी नाथ हो गया, चौरंगी नाथ। तो ये सब आपका किसके अंदर आते हैं? नाथ साहित्य से संबंधित हैं। अब जैन साहित्य भी एक बार देख लीजिए। जैन साहित्य में कौन कौन आते हैं आपके? तो जैन साहित्य के अंदर आ जाते हैं शालिभद्र सूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शालिभद्र सूरी, आपको लगेगा ये सब तो बहुत इजी है, ये सब तो कोई भी कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन जब करने जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एक जैसी लगेंगी। जिनदत्त धर्म सूरी, जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी की एक रचना है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो क्या है? उपदेश रसायन, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उपदेश रसायन, ठीक है। उपदेश रसायन किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी की रचना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा और कौन हो जाएंगे? तो आचार्य देवसेन जो हैं, ये भी आपके इसी के अंदर आते हैं। देवसेन भी आपके जैन साहित्य से संबंधित हैं, पूछा जा सकता है। देवसेन हो गए। आसगू, कवि आसगू, आसगू भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। विजयसेन सूरी, विजयसेन सूरी, विजयसेन सूरी, तो ये भी आपका इसी से संबंधित है। तो आपको याद है, अब समझ में आ गया साहित्य, सिद्ध साहित्य से कौन संबंधित है, नाथ साहित्य से कौन संबंधित है, जैन साहित्य से कौन संबंधित है, पूछा जाता है ये सभी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलांकित कृति इनमें से कौन सी होगी? शिलांकित कृति बताना है। तो सब्र रखिए, मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक इससे भी लेके आऊँगी, तो बस पेशेंस बना के रखिए। धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते हुए चलेंगे। एक बार में अगर हम सोचेंगे सब कुछ कर लें तो नहीं हो पाएगा, है ना। सब कुछ आपको एक बार में याद नहीं हो पाएगा। बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको भी लेके चलना है हमें। तो यहाँ पे शिलांकित कृति जो है वो पाहुड़ दोहा, राउरवेल, प्राकृत पैंगलम, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे शिलांकित कृति कौन सी है? पाहुड़ दोहा, राउरवेल, प्राकृत पैंगलम। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राउरवेल। राउरवेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की रचना है, रोड़ा कवि की रचना है, ठीक है। तो राउरवेल से आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। रोड़ा कवि की रचना है, 10वीं शताब्दी में रचित है, ये 10वीं शताब्दी में रचित है, ठीक है। 10वीं सदी में ये रचित है। और ये जो है आपका इसमें नायिका जो है वो राउल है। इस ग्रंथ की नायिका कौन है? राउल। राउल कौन है? नायिका है, ठीक है। बहुत पूछा जाता है। राउरवेल से हिंदी की नखशिख वर्णन का परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि नखशिख वर्णन का प्रयोग सर्वप्रथम जो है यहाँ से, नखशिख वर्णन, जिसमें नायिका के नख से लेके शिख तक का वर्णन जो है, इस वर्णन परंपरा का शुरुआत जो है, आरंभ माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है सबसे प्रथम, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बताएंगे अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे जाता है? सरहपा को, पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप बताएंगे ऑप्शन जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए चलिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी अपभ्रंश का वाल्मीकि जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे कोई नहीं है। तो याद रखेंगे अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास, ये दोनों ही किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है। स्वयंभू को कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को स्वीकार किया है, ये भी आपको याद रखना है। किसने किया है? रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि स्वीकार किया है अपभ्रंश का, ठीक है। अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है किसने? रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। सरहपा को किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। रामकुमार वर्मा ने किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इतनी बात जो है ना आपको वो ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैंने बताया स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के आसपास के माने जाते हैं, 8वीं सदी के, ठीक है। 8वीं सदी के आसपास के माने जाते हैं, लगभग 783 ईस्वी, ठीक है। 783 ईस्वी के आसपास माने जाते हैं। इनके 3 ग्रंथ बताए गए हैं। ये 3 ग्रंथ मैं आपको बता चुकी हूँ, पौमचर्यु, रिटनेमी चर्यु और स्वयंभू छंद,
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूँ पुष्पदंत की, तो पुष्पदंत को क्या कहा जाता है, ये याद रखिए, हिंदी का भवभूति। हिंदी का भवभूति जो है, हिंदी का भवभूति। देखिए, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है मैं आपको सारी बातें बताती चलूँगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिंदी का भवभूति इन्हें कहा जाता है। और ये भी याद रखें कि हेमचंद्र को क्या कहा जाता है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एवं सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि, ये तो जानते ही आप, हिंदी का प्रथम कवि। तो ये सभी से मैंने आपको बता दिया जो भी इम्पोर्टेंट है। और पुष्पदंत, ये आपको पता है कि स्वयंभू जो है, अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास, ये दोनों ही कहा जाता है स्वयंभू को। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए, एक बार में मैं आपको बता देती हूँ जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरहपा को किसने, किसको जो है प्रथम कवि माना है, तो मैं एक बार में आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सरहपा, सरहपा को किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने। समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा लिखने का प्रॉब्लम है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सरहपा का, यहाँ राम को और स्वयंभू को किसने माना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में नोट कीजिए। राम कुमार वर्मा ने माना है, ठीक है, राम कुमार वर्मा ने, अभी बताया आपको। अब देखिए, अब्दुल रहमान को किसने माना है, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ठीक है। या ऐसे समझ में आ जाएगा, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ठीक है। अब देखिए, पुष्य या पुंड, पुष्य या पुंड, इसको किसने माना है, पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने माना है, शिव सिंह सेंगर ने माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने माना है। एक और है आपके गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है, शालिभद्र सूरी को, शालिभद्र सूरी, ठीक है। ओहो, गलत लिख दिया मैंने, शालिभद्र सूरी को माना है किसने, तो गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने माना है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, शिव सिंह सेंगर ने पुंड या पुष्य को माना है, दोनों नाम होना चाहिए, पुंड या पुष्य, ठीक है, पुंड या पुष्य को माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बार में आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताते चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, राइट ऑप्शन विद्यापति। अब विद्यापति से हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति, तो ये आपको याद रखना है, शिव सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है, शिव सिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद इन्हें कुछ उपाधियां मिली थी, कवि शेखर, कवि शेखर के नाम से ये जाने जाते हैं, कवि कंठहार, कवि कंठहार के नाम से भी ये जाने जाते हैं, कवि कंठहार, कंठहार के नाम से ये जाने जाते हैं, नव कवि शेखर, नव कवि शेखर के नाम से ये जाने जाते हैं, नव कवि शेखर, ठीक है, नव कवि शेखर हो गए। और इसके अलावा अभिनव जयदेव हैं, खेलन कवि के नाम से भी ये जाने जाते हैं, खेलन कवि, खेलन कवि के नाम से, दशावधान, सारे ही बता दे रही हूँ ताकि आपको कुछ भी पूछ लेना तो आप उसका आंसर कर पाए, नोट कर लीजिएगा। दशावधान के नाम से भी ये जाने जाते हैं, पंचानन के नाम से जाने जाते हैं, पंचानन, पंचानन के नाम से जाने जाते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, मैथिल कोकिल,
मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सारा नाम आपने देख लिया। कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, पंचानन, लेखन कवि, दशावधान, दशावधान भी बहुत पूछा जाता है, मैथिल कोकिल, ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सब आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये 2 कवियों के दरबारी कवि रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सी है, तो ये भी एक बार देख लीजिए कौन कौन सी ग्रंथ है, ग्रंथ बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन कौन सी ग्रंथ है, पदावली है मैथिली भाषा में, ठीक है, कीर्तिलता है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, कीर्ति पताका है, इसके अलावा भू परिक्रमा है, ये भी पूछा जाता है, भू परिक्रमा। ठीक है, इसके बाद पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा आपका जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लिखनावली भी इन्हीं की रचना है, लिखनावली, लिखनावली, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो ये सारे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा भी आपका अन्य में बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, शब्दानुशासन, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो आपको पता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी है और शब्दानुशासन भी है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक। तो हैं आपके मिलते जाएंगे आपको धीरे धीरे, ध्यान धैर्य रखिए। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है, दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा की है। और शब्दानुशासन किसकी है, हेमचंद्र की है, इसको भी देखा था आपने, हेमचंद्र की है। तो ये 2 रचनाएं आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये 12वीं शताब्दी में रचित है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं शताब्दी में रचित है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे, दामोदर शर्मा की रचना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। ठीक है, तो बहुत पूछा जाता है, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। वर्ण रत्नाकर आपको पता ही है, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या होगा, दामोदर पंडित, मेरुतुंग, कवि आसगु, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, तो यहाँ पे बताएंगे आप, राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरुतुंग। ठीक है, मेरुतुंग यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता ये कौन है, जैन आचार्य हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, जैन आचार्य हैं। ठीक है, मेरुतुंग जैन आचार्य के अंदर आते हैं ये। और इस ग्रंथ में धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है, ये दोहे अपभ्रंश भाषा में है, ये भी आपको याद रखना है, अपभ्रंश भाषा में है। ठीक है, ये सभी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित हैं। राउरवेल किसकी रचना है, राउरवेल रोड़ा कवि की रचना है। और चंदन बाला रास जो है ये आसगू की रचना है। आसगू की रचना कौन सी है, चंदन बाला रास, चंदन बाला रास, चंदन बाला रास किसकी रचना है, कवि आसगू की, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दामोदर पंडित की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण अभी अभी आपने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं, नाद, बिंदु, प्रकाश, या फिर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाद। ठीक है,
तो नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही है। गोरख सिद्धांत का में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? गोरख सिद्धांत, गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति, यानी सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं इस चीज़ को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको बताते चलना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताएंगे यहाँ पे ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, विद्यापति किसकी रचना है? तो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपका पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। ठीक है, विद्यापति की रचना है, मैं आपको बता चुकी हूँ। पर हम कुछ इसमें कुछ बातें करते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि विद्यापति के मैथिली में भी भाषा में रचित है, अवहट में भी रचित है और संस्कृत में भी रचित है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन संस्कृत भाषा में रचित है? तो संस्कृत भाषा में पहले हम देख लेते हैं, तीनों को हम देख लेते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में विद्यापति की रचना संस्कृत भाषा में कौन कौन सी है? सबसे पहले आ जाता है आपका शैव सर्वसार सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार सबसे पहले आ गया ये। उसके बाद है आपका गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली। ठीक है, इसके बाद आता है दुर्गा भक्त तरंगिनी, दुर्गा भक्त तरंगिनी, ये आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भू परिक्रमा, भू परिक्रमा भी आपका संस्कृत के अंदर ही आता है। भू परिक्रमा अभी बताया था आपको, भू परिक्रमा ये सब आपका संस्कृत में आता है। ठीक है, और भी हैं जैसे कि दान वाक्यावली, विभाग सार, ये सभी रचनाएं आपके, इतना ही आपसे पूछा जाएगा जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करें अवहट में, तो दो रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। तो ये दो रचना किसमें है आपका? 13वीं शताब्दी के लगभग है ये, और ये आपका अवहट में है, अवहट। और इन्होंने खुद ही कहा है अवहट भाषा अपनी रचना को। ठीक है, और मैथिली भाषा में दो रचनाएं हैं, दो रचनाएं आपकी मैथिली में हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला तो कौन है? पदावली, जो हमने काफ़ी बार देख लिया। पदावली आपका कब रचित है? 1403 ईस्वी। ठीक है, और इसके बाद एक और है गोरक्ष विजय, ये भी बहुत पूछा जाता है, गोरक्ष विजय। ये क्या आपकी नाटक है? गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है विद्यापति की। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बात करें गोरखनाथ की, नहीं गोरखनाथ तो यहाँ पे नहीं आएंगे ना। चलिए कीर्तिलता ये हमने देख लिया बहुत अच्छे से। और ज्योतिश्वर ठाकुर आपको पता ही है, वर्ण रत्नाकर इनकी रचना है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर इनकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि पृथ्वीराज रासो को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक ने माना है प्रमाणिक, किसी ने माना है अप्रमाणिक, किसी ने माना है अर्ध प्रमाणिक। तो तीनों ही आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रमाणिक ग्रंथ किसने नहीं माना है? तो आप जानते ही हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना, ये तो आपके बहुत ही विख्यात हैं, तो आप जानते हैं इनको, बाकी भी आपको बताना है। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो हैं ये भी प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, ये भी प्रमाणिक मानते हैं। तो कौन हो जाएंगे? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, ये अप्रमाणिक मानते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन प्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक मानता है। ठीक है, तो देखिए रामचंद्र शुक्ल हो गए, मोहन विष्णु पांड्या हो गए,
ये सब जो है प्रामाणिक नहीं मानते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ, पहले प्रामाणिक बताती हूँ, प्रामाणिक कौन मानता है। तो इसमें सबसे पहला नाम है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास सबसे पहला नाम यही, और यही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मिश्र बंधु भी इन्हीं का अनुसरण करते हैं। मिश्र बंधु भी जो है प्रामाणिक ही मानते हैं। और मोहन लाल विष्णु लाल पांड्या जो आपका ऑप्शन में दिया है ना, ये सेकंड वाला, ये भी प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो ये जो हैं आपके प्रामाणिक मानने वाले हैं। अब हम देखते हैं कौन अप्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक कौन मानते हैं? तो इसमें सबसे पहला नाम है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, सबसे पहला नाम इन्हीं का है। इसके बाद देवी प्रसाद भी जो है वो अप्रामाणिक मानते हैं। श्यामल दास गौरी शंकर ओझा, ये जो है ये भी मानते हैं अप्रामाणिक। ठीक है, इसके अलावा बुलर जो है, डॉक्टर बुलर, ये भी प्रामाणिक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अर्ध प्रामाणिक की तरफ बढ़ते हैं। अब अर्ध प्रामाणिक इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे? मुनिजन विजय सबसे बड़ा नाम है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जो है अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी, ये भी एक बड़ा नाम है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सुनीति कुमार चटर्जी जो है ये भी अर्ध प्रामाणिक मानती हैं। ठीक है, मोहन सिंह भी इसके अंदर आते हैं। मोहन सिंह, तो ये भी इसके अंदर आते हैं अर्ध प्रामाणिक के अंदर। तीनों को मैंने सेपरेट करके आपको बता दिया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे, इसके अंदर और भी आते हैं, जैसे डॉक्टर बुलर मैंने आपको बताया अप्रामाणिक के अंदर आते हैं। राम कुमार वर्मा भी अप्रामाणिक मानते हैं। राम कुमार वर्मा ये भी क्या मानते हैं? अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, और कौन हो जाएंगे? डॉक्टर बुलर, ये आपका पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। और मुरादीदान भी हैं। नरोत्तम स्वामी भी मानते हैं। नरोत्तम स्वामी जो हैं ये पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रामाणिक मानते हैं, मतलब एकदम अप्रामाणिक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और पूछा जाता है आपका कर्नल टॉड, ये आपके एग्जाम में देखा है मैंने, कर्नल टॉड। तो ये क्या मानते हैं? ये प्रामाणिक मानते हैं। तो ये श्याम सुंदर दास की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, कर्नल टॉड। और भी हैं मोतीलाल मेनारिया, जगह कम पड़ जाता है लिखने के लिए, पर याद रखिए मोतीलाल मेनारिया भी जो है प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको नोट करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट, अपभ्रंश, मैथिली, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। बहुत अच्छे से आप जानते हैं इसको, अवहट हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, अवहट मानते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, विद्यापति की सारी रचनाओं को आप समझ गए होंगे, तो इसमें कुछ भी बताने को खास नहीं रह गया है। अब ये है आपका कुछ गृहकार्य प्रश्न जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबन ने, मंझन ने। ये 4 ऑप्शन के अंदर आपको बताना है कि वो कौन है जिन्होंने अवहट भाषा में रचना की है। यहाँ पे विद्यापति को मैंने नहीं डाला है। ठीक है, अवहट भाषा में यहाँ पे बताना है, और कौन है, उनकी रचना कौन सी है जो अवहट भाषा में रचित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारे जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे कल हम, और कल जो है इसका आंसर भी मैं आपको बताऊँगी।
तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आया होगा आपको, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं बहुत। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।